हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बेसिक स्टॉक मार्केट के एपिसोड 3 में। तो बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमारी बात जो हुई थी ये ट्रेडिंग से रिगार्डिंग लास्ट में मैंने एंड किया था। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। पार्ट सीरीज जब स्टार्ट किया था तो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों हो चुका है। आज 3 पे बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मैंने ऊपर आपको यहाँ पे लिखा हुआ क्या, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में मैंने बताया था कि बाई सेल एक प्रोसेस है। जैसे अगर कोई स्क्रिप्ट या कोई फ्यूचर या कोई डेरिवेटिव्स आप बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, एक क्विक प्रोसेस जो होता है उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। मीन्स शॉर्ट टर्म जो होता है उसे ट्रेडिंग कहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कहते थे। लास्ट की वीडियो आप रेफरेंस ले सकते हैं। चलो अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कि एनालिसिस करते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, सबसे पहले एनालिसिस का बेस होता है कि किस टाइप से आप एनालिसिस करना चाहते हैं। जैसे एनालिसिस का 2 बेस होता है। आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास 2 बेस है जिससे एनालिसिस कर सकते हैं। पहला बेस है, आप या तो फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। एक तीसरा भी है, वो मैंने नहीं लिखा है, जो नए आते हैं वो वही करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तीसरा एनालिसिस है जो कुछ नहीं करना है, बस पैसे लाना है, पैसे डबल करना है। वो एनालिसिस आप लोग मत कीजिएगा। तो फंडामेंटल और टेक्निकल 2 एनालिसिस होता है, जिसमें हम बात करेंगे आगे कि फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। मेनली मैं जो करता हूँ वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे करता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्निकल थोड़ा ईजी लगता है। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिसमें अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, आप CA CFA वगैरह नहीं किए हुए हैं, तो आपको फंडामेंटल थोड़ा सा स्टडी करने में थोड़ा वो लगेगा। या फिर अगर आप टेक्निकल करते हैं तो आप किसी टेक से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, मेडिकल से हैं, किसी और फील्ड से हैं, तो आपके लिए ये इजी है। आप उसके कैरेक्टरिस्टिक और पैटर्न्स और स्टैटिक्स वगैरह सारे देख सकते हैं उसका। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल का स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पेज पे स्टार्ट हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल में क्या होता है कि कोई कंपनी है या उस कंपनी की जो स्टॉक है, कोई कंपनी है या उस कंपनी की जो स्टॉक है, तो उस कंपनी के स्टॉक आप खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, तो उसकी वजह होनी चाहिए। क्यों खरीदना चाहते हो, क्यों बेचना चाहते हो। तो कोई कंपनी जो है उसकी स्टॉक्स की वैल्यू जो है, इंस्ट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना होता है। इंस्ट्रिंसिक वैल्यू बोलो या फिर फेयर वैल्यू बोलो। इंस्ट्रिंसिक वैल्यू मीन्स कि एक ऐसा वैल्यू, या फेयर वैल्यू एक ऐसा वैल्यू, जैसे आप एक शॉप पे जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ को ख़रीदने जाते हैं और उसका रेट पूछते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि ये थोड़ा महंगा मिल रहा है, तो आप क्या करते हो, दूसरे जगह पे चले जाते हो जहाँ जिस मार्केट में सही रेट, अप्रॉक्स सही रेट, जिसमें दुकानदार का मार्जिन भी बचे और आपको आपके पैसे भी बच जाए, तो उसी हिसाब से एक फेयर वैल्यू होता है। अब फेयर वैल्यू और इंस्ट्रिंसिक वैल्यू जो निकालने का मेथड है थोड़ा सा बल्कि है, उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है। उसको निकालने के लिए 2 फैक्टर डिपेंड करता है। ये जो फैक्टर है, 2 फैक्टर डिपेंड करता है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री और मार्केट शेयर्स के अकॉर्डिंग उसकी फेयर वैल्यू को डिसाइड करते हैं। दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में उस कंपनी के मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस का पॉलिसी क्या है, किस टाइप से बिजनेस हो रही है, उसकी अर्निंग्स वगैरह क्या है, दोनों को मिक्स करके उसके बेस पे हम एक इंस्ट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी स्क्रिप्ट का। जैसे अब मेरे से ये पूछे कि कोई फार्मूला होता है क्या जिससे कि इंस्ट्रिंसिक वैल्यू पुट करे फार्मूला में और एक वैल्यू पता लग जाए। इतना आसान नहीं होता है कि एक फार्मूला आपको बना बनाया मिल गया और डाले। क्योंकि शुरुआत के टाइम में मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था। मैं भी क्या करता था कि स्टॉक के इंस्ट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला सर्च करता था कि कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जिससे कि इंस्ट्रिंसिक वैल्यू निकल जाए। तो वो मार्केट कैप और नंबर ऑफ़ शेयर वगैरह को कैलकुलेट करके फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करता था, लेकिन वो फेयर वैल्यू नहीं होता। बहुत सारे चीज़ के
ये दो फैक्टर पे बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। ये तो रफली मैंने आपको एक आइडिया दिया है, ठीक है। अब उसके जब आप किसी स्टॉक के फेयर वैल्यू या इंस्ट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बेस पे आप उस स्टॉक को सेलेक्ट करते हो कि उसे हमें बाई करना है या सेल करना है, ठीक है। तो उसका स्टॉक का सिलेक्शन, जैसे अब मान लो किसी के इंस्ट्रिंसिक वैल्यू निकाल लिया आपने, तो अब उसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है वो डिपेंड करेगा कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। अगर इंस्ट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आता है तो उसको ओवर वैल्यूड बोलते हैं। अगर इंस्ट्रिंसिक वैल्यू जो फेयर वैल्यू है मार्केट वैल्यू से कम आएगा तो अंडर वैल्यूड बोलते हैं। मतलब समझो कि एक ऐसा एग्जांपल दे दूं कि जैसे किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट आप ख़रीदने जा रहे हैं, उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसका जो कॉस्ट टू कॉस्ट मार्जिन है वो भी मिलना मुश्किल हो चुका है। जैसे एक कंपनी के प्रोडक्ट से अच्छा एक सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे सीजनल फ्रूट्स आते हैं। सीजनल फ्रूट्स में देखना, कभी भी किसी से आप पूछो तो कहते हैं सीजनल फ्रूट्स खरीदो, अभी सस्ते मिल जाएंगे। देखो, सीजनल फ्रूट्स इसलिए सस्ते मिलेंगे क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जब सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो डाउन हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर शुरुआत के टाइम में अगर सीजन का फ्रूट्स आ रहे हैं तो थोड़ा प्राइस डाउन होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो सीजन का एंड होने वाला होगा, यानी लोगों को उस फ्रूट से मन वो उतर जाएगा कि अब नहीं खाना मुझे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो सप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, सप्लाई होने की वजह से जहाँ स्टोरेज हो रहा है वहाँ वो ख़राब हो रही है। तो जब वो ख़राब होंगी तो उनकी वैल्यू जो जिसका लागत अगर 40 का भी पड़ रहा होगा या 100 का पड़ रहा होगा तो वो 90 में बेच रहा है, 10 रुपये के लॉस में बेच रहा है। तो अगर वो 10 रुपये से लॉस में बेच रहा है, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी 100 होनी चाहिए थी, लेकिन वो बेच रहा है कितने में, 90 में। अंडर वैल्यूड की बात कर रहा था मैं यहाँ पे कि 90 रुपये का कोई मार्केट वैल्यू मिल रहा है किसी प्रोडक्ट का और उसकी वैल्यू जबकि होनी चाहिए थी 100 रुपये, तो वो अपनी जो रियल वैल्यू है उससे भी कम चल रहा है, उसको अंडर वैल्यूड में कह सकते हैं। और ओवर वैल्यूड में तब होगा जैसे कोई प्रोडक्ट की वैल्यू है 100 रुपये लेकिन डिमांड इतनी है कि उसे 200 में बेचा जा रहा है, इसलिए ओवर वैल्यूड है। अब देखो, स्टॉक के सिलेक्शन के टाइम में अंडर वैल्यूड स्टॉक को अब ऐसे देखने से लग रहा है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना होगा अंडर वैल्यूड स्टॉक दो वजह से भी हो सकता है। या तो उसकी कुछ ना कुछ कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, प्रॉफिट वगैरह, और कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे उसमें बाई के लिए, उसकी वजह से उसका प्राइस डाउन हो सकता है। या फिर सेम ऐसा हो सकता है कि लंबे टाइम कंसोलिडेशन की वजह से भी वो अंडर वैल्यूड में चला गया हो। तो अंडर वैल्यूड में जाने की वजह से आप बाई तो कर सकते हो, लेकिन हर एक स्टॉक अंडर वैल्यूड वाले स्टॉक अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अंडर वैल्यूड स्टॉक बाई करना बिग फेयर डील नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन बाई के लिए सजेस्ट करते हैं, अगर कोई स्टॉक सही जगह पे आ जाए तो बाई करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चल लेते हैं कि ओवर वैल्यूड स्टॉक को सेल करना चाहिए। ओवर वैल्यूड स्टॉक को सेल करना चाहिए, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अडानी के स्टॉक्स जैसे इतने ज़्यादा ऊपर चढ़ गए थे जिसकी वजह से मैं खुद उसमें इन्वेस्टेड नहीं था। जनरली मेरे से कोई अगर पूछते थे कि अडानी के शेयर में बाई करना या सेल करना, मैं उनको मना कर देता था कि अडानी के शेयर में बाई और सेल करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि अडानी के शेयर बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर प्राइस हो गया था कि आपको डर लगता कि कभी भी वो नीचे आ जाए, अपने एक फेयर लेवल पे आ जाए तो बहुत बुरी तरह से पिट जाएगा, ठीक है। इसलिए अडानी के शेयर मैं इन्वेस्टेड नहीं था, वो ओवर वैल्यूड होने की वजह से। अब देखो, ओवर वैल्यूड होने की वजह से हर एक स्टॉक खराब नहीं हो जाता। ओवर वैल्यूड इस वजह से भी होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टॉक्स में इतनी अच्छी ग्रोथ आती है कि डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस अपने आप बढ़ जाते हैं उस पर। तो अगर कोई स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपये है, 100 से ऊपर गया तो क्या होगा कि अभी तो इसकी वैल्यू 100 रुपये फेयर वैल्यू थी, ठीक है, अभी 200 तक चली गई। फिर उसके बाद लंबे टाइम के बाद, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 साल लगा दिया,
2 ईयर लगा दिए। 2 ईयर में कंपनी ने बहुत सारे क्वार्टर के रिजल्ट आ गए, उसके न्यूज़ आ गए, बहुत सारे डील कर ली। इसकी वजह से अब जो इसकी इंस्ट्रिंसिक वैल्यू 100 होनी थी, अब लगभग 150 के आसपास होगी। ठीक है, 150 के आसपास होगी। अब स्टॉक नीचे आते आते 170 के आसपास गया। देखो 150 उसकी इंस्ट्रिंसिक वैल्यू थी और 170 के आसपास गया, तो लगभग आपके फेयर प्राइस के आसपास स्टॉक ट्रेड करे तो आपको वहाँ बाई करना एक बेस्ट डील होगा। अब ये स्टॉक लंबा चल के हो सकता है कि 400 तक चला जाए, तो जो 100 का जो फेयर वैल्यू था अब 150 अब प्राइस है ऊपर, यानी ओवर वैल्यूड वाले स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा रन कर रहे हैं, हमें सेल नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर लिखा है यहाँ पे, वेट करना है। यानी अगर कोई आपने बाई करा है तो उसको वेट करना है लंबे टाइम तक कि होगा क्या। अगर वो लगातार हाइज लग रहे हैं तो उसमें आप वेट करो। ये होता है ओवर वैल्यूड का। चलो नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट सीट जैसे एग्जांपल दे यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो है 1450 जो है, ये कोविड के फॉल के पहले का प्राइस है। मतलब कोविड का फॉल 2020 के फरवरी के आसपास से स्टार्ट हो गया था, फरवरी के बाद से स्टार्ट हुआ था। तो 1450 रिलायंस का हाई था उस टाइम का। लेकिन मई और अप्रैल में इसने 2 लो लगाए थे, यानी अप्रॉक्स में मान लूँ 800। आप देखो रिलायंस 1450 से सीधे 800 पे आ गया कोविड के पैनिक फॉल की वजह से। तो यहाँ पे क्या ये इंस्ट्रिंसिक वैल्यू, ये क्या ये फेयर वैल्यू है इसका? मे भी फेयर वैल्यू से भी नीचे आ गया होगा। हम आप पैनिक की वजह से उस पर इन्वेस्टेड नहीं होंगे, उस पर बाई नहीं करेंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने वैल्यू निकाली हुई है, जो जानते हैं, वो उस लेवल से उठाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीरो नहीं हो सकता रिलायंस। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो स्टॉक अगर सही काम कर रहा है, वो कंपनी अच्छे है, अच्छी होने की वजह से लोग उसमें इन्वेस्टेड होंगे अच्छे प्राइस आते ही। ठीक है, तो 800 के पास भी मार्केट में इतना पैनिक क्रिएट कर दिएगा कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। तो ग्रीड ऐसा चीज़ है कि आपको सही प्राइस पे एंट्री नहीं होने देगा। मान लो 800 पे चला गया, आपको लगेगा 600 पे बाई करूँगा, 600 पे चला गया, आपको लगेगा 400 पे बाई करूँगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है गेम हो क्या रहा है। यहाँ पे तो बड़े प्लेयर जो हैं अपना पोजीशन बना लेंगे, एकाएक मार्केट सूट अप हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे। ठीक है, अभी टुडे इसका हाई कितना है, 2630 तक ये हाई बना के आ चुका है। आज का करंट मार्केट प्राइस 2448 है, 2448, और 2630 का हाई लगा चुका है अभी तक। ठीक है, लेकिन क्या दोबारा फॉल आएगा तो 800 का लेवल जाएगा क्या? ये 800 का लेवल दोबारा कोविड जैसा कोई पैनिक, भगवान ना करे, ऐसे है। ठीक है, कोई किसी भी तरह का क्राइसिस हो सकता है। अगर उस क्राइसिस की वजह से फिर से मार्केट में फॉल आए तो क्या रिलायंस फिर से 800 के लेवल पे जाएगा? नहीं जाएगा। 3 साल हो गए, कंपनी की ग्रोथ बढ़ गई, कंपनी की बिजनेस मॉडल और बढ़ गया, तो उसकी जो फेयर वैल्यू थी हो सकता है ऊपर आ गई होगी, और ज़्यादा हो गई होगी। हो सकता है 1500 होगी उसकी फेयर वैल्यू, हो सकता है 1400, या हो सकता है 2000 होगी। तो अभी उस लेवल तक नहीं जाना है, क्योंकि जैसे ही फेयर वैल्यू पे आएगी लोग बाई करना स्टार्ट कर देंगे। जो नहीं जानते हैं वो तो जीरो पे भी नहीं बाई करेंगे। ठीक है, चलते हैं SBI का। देखो SBI एक यूनिक एग्जाम्पल होता है, इसलिए मैं जनरली सबको बताता भी हूँ। 2013 में SBI का लो लगा था 150 का, 14 में भी जब फॉल हुआ तो लो लगा 150 का, 16 में भी फॉल हुआ तो लो लगा 150 का, और 2020 के कोविड फॉल में भी लगा 150 का। लोग डरते रह गए, 150 पे मार्केट गई भी और रिवर्स भी आ गई, यू टर्न ले ली वहाँ से, लोग सोचते रह गए। अभी देखो इसका हाई लग के आया है 629, और करंट मार्केट प्राइस है इसका 583 पे। तो आपको फंडामेंटल भी जानना ज़रूरी है। आपको इंस्ट्रिंसिक वैल्यू अगर निकालना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब रही बात कि इंस्ट्रिंसिक वैल्यू निकालना कोई फार्मूला होता है क्या, कि कोई फार्मूला में पुट कर देंगे और इंस्ट्रिंसिक वैल्यू निकल जाए? देखो ऐसी कोई फार्मूला ना तो मेरे पास है, या मे भी हो सकता है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा।
उसके मार्केट कैप और नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू उस हिसाब से कुछ निकाला जाता है, लेकिन कोई ऐसा सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है कि जिसमें डेटा रखो और वो आ जाए आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। अगर ऐसा होता तो आपके पास मोबाइल ऐप बना हुआ मिल जाता, सीधे आप प्राइस डालते, डेटा डालते, सीधे उसकी वैल्यू आती। अभी जो ऐप वगैरह जहाँ मिल रहे हैं कि इंस्टेंटिक वैल्यू निकाल के देते हैं, वो सही नहीं होता है, गड़बड़ होता है, इसलिए उस पर भरोसा ना करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस जो है लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आप मान लो कि लंबे टाइम के लिए आप सोच रहे हो कि किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड होना है, तो उसका पूरा मॉडल देख रहे हो, बिजनेस मॉडल देख रहे हो, अर्निंग्स देख रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स देख रहे हो। तो क्या आप लेके 1 महीने में या 2 दिन में नीचे आ गया, 4 दिन में नीचे आ गया, उससे डरना आपको नहीं है। आपने लिया है, कंपनी की ग्रोथ होगी, तो आप क्वार्टरली रिजल्ट तक तो वेट कर सकते हो। यानी आप कम से कम 1 साल तक वेट करो, 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद कंपनी में क्या हुई है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए है। ट्रेडिंग इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है, बहुत इसमें ऐड इसलिए किया है कि फंडामेंटल्स देख के लोग फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं, लंबे टाइम के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस वजह से इनके डेरिवेटिव्स में। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों के डेटा पे डिपेंड करता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अगर पास्ट के डेटा क्या रहा हो, जैसे मान लो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, प्रॉफिट कंटिन्यू हर ईयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, अगर रिसेंट में होल्डिंग्स घट रही है तो वो सारे भी, या डिलीवरी कितने लिए जा रहे हैं, डिलीवरी स्टॉक्स कितनी बाई हो रही है, कितनी सेल हो रही है, सारे चीज़ डिपेंड करता है। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों डेटा पे डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनुअल रिपोर्ट, न्यूज, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। एनुअल रिपोर्ट, न्यूज, रिजल्ट, ये सारे बहुत फैक्टर होते हैं। तो आप इसको देख के आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट इसका प्राइस, किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस क्या रह सकता है, कितने दूर तक जा सकता है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अब देखो ये ROE लिखा हुआ है मैंने, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे मान लो कि कोई आपने TCS का कोई शेयर बाई किया और वो शेयर 2 साल 3 साल के बाद अगर वो खुद कंपनी 20% का रिटर्न नहीं पा रही है, 20% का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपको कहाँ से मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ से कोई कंपनी चली, अपसाइड गई, फिर नीचे आ गई। यहाँ से यहाँ देखो, पूरे 1 ईयर में मान लो यहाँ पे 110 रुपये प्राइस था, यहाँ 115 रुपये प्राइस है, सिर्फ 5 रुपये बढ़ गया ऊपर। क्या फ़ायदा हुआ? 1 साल 2 साल आपने रुका, इसमें क्या ही फ़ायदा हो गया, 110 से 105 क्या कोई बड़ा आपका फ़ायदा हुआ क्या? नहीं फ़ायदा हुआ। तो कंपनी जब खुद ग्रोथ नहीं कर पा रही है तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इम्पॉर्टेंट है। एसेट्स कितने हैं उसके, और डेट कितने हैं, और उस पर लाइबिलिटीज़ कितनी है, वो सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो उन चीज़ों को देखना होता है। फॉर लॉन्ग टर्म, पोजिशनल ट्रेडर के लिए सूटेबल होता है। जो पोजिशनल ट्रेडर है, लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, मतलब मार्केट अप जाती है, कुछ शेयर बाई किया 100, फिर अप जाती है, फिर बाई किया, फिर डाउन आती है, फिर बाई किया, और एक्यूमुलेट करते 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 एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं, और लंबे टाइम के लिए होल्ड करने पे उनका रिटर्न भी बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए ये पोजिशनल ट्रेडर के लिए काम आता है। नेक्स्ट चल लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस पे बात कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस पे बात करने से पहले देखो, पहले ही मैंने लिख दिया कि कभी भी टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए काम करो। मान लो एक चीज़ तो बिल्कुल फिक्स है कि अगर आप फंडामेंटल प्रॉपर नहीं देख रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए आपको करना है, तभी आप टेक्निकल एनालिसिस में जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा लंबे टाइम का रिलायबल नहीं होता। ठीक है, दूसरा चीज़, परफेक्ट एंट्री एग्जिट। जैसे मान लो कोई कह देता है कि आपको इन्फोसिस का स्टॉक बाई करना चाहिए। ठीक है, कोई कहता है कि इन्फोसिस का शेयर बाई करना चाहिए, लेकिन क्या ये सही टाइम है
या नहीं है। कोई शेयर बढ़ा हुआ, जैसे मिड कैप, निफ्टी मिड कैप काफ़ी ऊपर है, मिड कैप के जितने स्टॉक है काफ़ी हाई लगे हुए हैं, तो क्या अभी टाइम है कि स्टॉक में एंट्री करें या ना करें? तो ये आपको टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प होगा कि आपने फंडामेंटल से तो पढ़ लिया कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पता लगेगा कि कब, या एग्जैक्ट एग्जिट पता लगेगा कि कब बेच के निकलना है। ठीक है, इसमें पास्ट डेटा और उसके ट्रेंड पे काम करते हैं। यानी हम इसमें क्या करते हैं, पास्ट के डेटा लेते हैं कि किस हिसाब से, देखो ये जनरली क्या होता है ना कि ये डाउ थ्योरी पे बना हुआ है। डाउ थ्योरी में क्या था, डाउ नाम का एक आदमी था, वो क्लर्क था, ठीक है। वो क्या करता था कि उस टाइम जो इस तरह से डिजिटली डीमैट अकाउंट वगैरह कुछ ऐसा नहीं था, तो कोई भी खरीद बिक्री होता था तो वो डायरी में नोट करता था, और नोट करके मतलब उनका वो रजिस्टर होता था, नोट करके भेजते थे वो, ठीक है। तो उसमें से कुछ ना उनको काट दो। तो यहाँ पे हम देख रहे थे क्या कि पास्ट के डेटा और ट्रेंड पे काम कर रहे हैं, कि पास्ट के डेटा जो बता रहा है उसके हिसाब से ट्रेंड। देखो ये होता क्या है, पास्ट के डेटा और ट्रेंड को हम कैसे वो करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं कि जैसे एक मास साइकोलॉजी पे काम होता है यहाँ पे। जैसे मैंने SBI का एग्जांपल दिया कि जैसे ही 150 के पास जा रहा तो फंडामेंटल वाले इंस्ट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे, लेकिन टेक्निकल वाले क्या देखेंगे कि वहीं के प्राइस पे लोग बाइंग कर रहे थे। यानी एक वो लेवल ऐसा बन चुका है, जैसे ही 150 के आसपास जाएगा तो फिर बाइंग आ जाएगी, ठीक है। वैसा ही कुछ ऊपर का लेवल होगा जहाँ से सेल का वो देगा, तो वो ट्रेंड सा बना हुआ है, यानी पैटर्न सा बना हुआ कि यहाँ से कोई खरीदेगा तो यहाँ बेचेगा, अगर फिर यहाँ पे आया तो फिर खरीदेगा, फिर यहाँ बेचेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, एक बार ही निकल जाएगा। तो ये देखो पैटर्न टाइप का बन गया है, ये मास साइकोलॉजी है। यहाँ से बाइंग होती है तो यहाँ बेचने का मन करता है क्योंकि ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो गया है। यहाँ से फिर कोई बाई करेगा, उसको यहाँ बेचने का मन करेगा कि चलो टारगेट आ चुका है, बेच देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से एक ट्रेंड की तरह बन जाता है, एक पैटर्न की तरह बन जाता है। तो पास्ट के डेटा से हम आज का प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा होता। जैसे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि अब स्विंग ट्रेडिंग तो थोड़ा और आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे इसको हम करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में। तो अभी जो है कि स्विंग ट्रेडिंग में मतलब इसको आप ले सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। यहाँ से चलते हैं अब चार्ट एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा और प्राइस। चार्ट एनालिसिस करना इसमें इजी होता है, प्रीवियस प्राइस को देख के, ट्रेंड को देख के, पैटर्न को देख के, उसके बेस पे आप इसमें वो कर सकते हैं, चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस में होता है क्या, इसको बताने से पहले एक चीज़ समझ लो। एक बताया मैंने स्विंग ट्रेडिंग, सॉरी स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में एक स्विंग को ट्रेड करते हैं, इसको और जब चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस में कुछ और चीज़ सीखेंगे, उसके बाद जब हम चार्ट पे आएंगे तो उस पर ये ज़्यादा अच्छे से मैं समझाऊंगा। अभी स्विंग ट्रेड को आप अलग नोट करके रख लेना, जिससे कि आगे बताने में मुझे काम आएगा, ठीक है। यानी अभी तक जो हमने समरी देखा कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें ज़रूरत होता है प्राइस, हमें ज़रूरत होता है प्राइस, कि मुझे प्राइस मिल गया प्रीवियस डेटा का, तो मैं उसके बेस पे हम उस पर पता कर सकते हैं कि किस तरह टाइप का ट्रेंड है, किस टाइप का पैटर्न है। तो उसी ट्रेंड और पैटर्न को मैंने नाम दे दिया, सब ट्रेडर नाम देते हैं इसको प्राइस एक्शन। यानी प्राइस का एक्शन किस हिसाब से मूव होता है, कैसे होता है। अब देखो प्राइस एक्शन और प्राइस, अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लो कि बड़े इन्वेस्टर कहीं पैसे डाल रहे हैं किसी स्टॉक्स में, बाइंग कर रहे हैं, तो देखो बाइंग होगी तो प्राइस, किसी प्राइस पे बाइंग होगी, जिस प्राइस पे हैवी बाइंग होगी तो बाइंग आएगी ऊपर, यानी अपसाइड की ओर चार्ट जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहीं से हमें समझ आ जाएगा कि प्राइस अपसाइड की ओर मूव कर रहा है, मीन्स कि स्मार्ट मनी उसमें डलना स्टार्ट हो चुका है, और वहीं से हम अपना प्राइस के एक्शन को पकड़ने की कोशिश करेंगे और
उन्हीं के फ्लो में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्राइस एक्शन सीखने से पहले कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। पहला है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक हमें पढ़ना होता है। देखो कैंडल स्टिक यहाँ ये है, मैंने बनाया हुआ है 2 कैंडल स्टिक। ये 2 टाइप की कैंडल स्टिक होती है। ठीक है, या तो ग्रीन होगा या फिर रेड होगा। अब देखो कैंडल स्टिक की जो हिस्ट्री थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये समझ लो कैंडल स्टिक इस टाइप की होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, इसे बॉडी बोलते हैं। और ये जो नीचे लाइन आई है इसे विक बोलते हैं। सेम इसमें है, इसमें बॉडी बोलते हैं इसको, और ये है विक है। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो बॉडी है, ये है, ये है, ये सारे चीज़ पे अब हम डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद आते हैं टाइम फ्रेम पे। अब ये कैंडल कट कुछ टाइम फ्रेम होता है, जो हिस्ट्री बताऊंगा उसके बिहाफ पे आप समझ जाओगे कि क्या होता है टाइम फ्रेम। और टाइम फ्रेम जब समझ जाओगे तो फिर आपको चार्ट दिखाऊंगा। जो डेली मैं वीडियो डालता हूँ उस चार्ट को कैसे आप पढ़ पाओगे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको टेक्निकल और फंडामेंटल का बेस ख़त्म कर दिया, स्टॉक मार्केट का जो बेसिक था वो ख़त्म कर दिया। अब चलेंगे प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे, और उस पे चार्ट रीडिंग का अपना एक्सपर्टीज़ लाएंगे वहाँ पे कि किस हिसाब से आप चार्ट को पढ़ सकते हो, किस हिसाब से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। या तो आप स्विंग ट्रेडर हो, या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहें, प्लेलिस्ट में जाएंगे, और आपने नहीं देखा है तो पूरा देखना एक एक करके, और नहीं तो डेली वाला वीडियो जो आप देखते हो तो देखते रहें। इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर उन दोस्तों के साथ करते रहें जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में अभी ABCD नहीं पता है और सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू।